एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिको लर्निंग। आज हमारी सीरीज़ का वीडियो नंबर 22 है। इससे पहले की वीडियोस आपको ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देखें और सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 32 क्लॉज 1 दैट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। हम डिस्कस करेंगे कि इसे कौन रिकॉर्ड कर सकता है, इसका नेचर क्या होता है, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, और ये सारे पॉइंट्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 32 बात करता है कि कुछ स्टेटमेंट्स रेलेवेंट हो सकते हैं, फिर वो स्टेटमेंट्स रिटन फॉर्म में हो या फिर वर्बल या ओरल फॉर्म में हो, और अगर वो रिलेट करते हैं किसी रेलेवेंट फैक्ट से तो वो रेलेवेंट हो सकते हैं अंडर सेक्शन 32। इस सेक्शन में स्टेटमेंट्स की रेलेवेंसी की बात की गई है। इस सेक्शन की एक रिक्वायरमेंट और है, ये स्पेसिफाई करता है कुछ कैटेगरीज ऑफ पीपल, और अगर वो पूरी होती है तो फिर ये स्टेटमेंट्स वैलिड होते हैं अंडर सेक्शन 32। आइए देखते हैं ये पर्सन कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर स्टेटमेंट करने वाला पर्सन डेड हो गया है, वो मृत हो गया है, तो फिर उनका स्टेटमेंट वैलिड होगा एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1। इसी को हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड पर्सन है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अब अगर उन्हें ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है, वो मिसिंग हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, उन्हें अब ही कैन नॉट बी फाउंड, तो इसलिए उनका स्टेटमेंट भी वैलिड होगा अंडर सेक्शन 32। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अगर वो पर्सन एविडेंस देने के लिए इनकेपेबल हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी मेंटल कंडीशन या फिर उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनका स्टेटमेंट या फिर उनका कोई दिया हुआ एविडेंस रिलायबल माना जाए, और कोई पर्सन ऐसा है जिसकी अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए बहुत अनरीजनेबल डिले या फिर एक्सपेंडिचर होगा, तो ऐसे केसेस में भी उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 32। अब हम देखते हैं कि सेक्शन का क्लॉज 1 क्या बात करता है। ये कहता है व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ। इसे हम इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एज डाइंग डिक्लेरेशन, और हम इसे डीडी से डिनोट करेंगे। तो जो डीडी होता है उसका कहीं डेफिनेशन नहीं दिया है पूरे एक्ट में, उसे हम हमारी कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी के लिए इस नाम से जानते हैं। तो जब किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट किया है और वो स्टेटमेंट उसकी खुद की डेथ के कॉज से रिलेटेड है, उसमें वो ये बता रहा है कि जो उसकी डेथ हुई है वो किस रीज़न से हुई है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें कहीं पे चोट लगी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने आके उन पे हमला किया है, उनकी मर्डर करने की कोशिश की गई है, तो ये सब एक्सप्लेन करता है कि उनकी डेथ किस वजह से हुई है, तो वो रेलेवेंट होगा। या फिर अगर वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है उस ट्रांजैक्शन के सर्कमस्टांसेस को जिससे कि उनकी डेथ हुई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो डिजीज्ड पर्सन है जिसकी डेथ हुई है, सिर्फ उन्हीं की डेथ का कॉज क्वेश्चन में अगर है तो उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा एज डाइंग डिक्लेरेशन। ये स्टेटमेंट रेलेवेंट कब होगा? जब उस पर्सन की डेथ का कॉज किसी क्वेश्चन में अराइज होता है। तो आगे जाकर सेक्शन ये बात भी करता है कि जब पर्सन ने स्टेटमेंट किया था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किसी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में है या नहीं, यानी कि ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर्सन को मालूम था कि मैं मरने वाला हूँ। अगर उन्होंने वो स्टेटमेंट एक डेथ की एक्सपेक्टेशन के बिना भी किया है तो भी वो रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1। फॉर एग्जाम्पल, ये है ए और इन्हें बी से कुछ मनी रिकवर करना था। जाने से पहले ए ने अपनी वाइफ को कहा कि मैं बी के पास जा रहा हूँ मेरा मनी देने के लिए, और उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक वापस घर नहीं आए और उनकी डेथ की न्यूज़ सामने आती है। तो जो स्टेटमेंट ए ने अपनी वाइफ को दिया है वो रेलेवेंट होगा एज डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उनकी डेथ की सर्कमस्टांस क्या हो सकती है। अब जब ए घर से गए थे तो वो ये सोच के नहीं गए थे कि उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपनी वाइफ को किया है वो रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1। सेक्शन एक बात और करता है कि जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट होगा किसी भी नेचर की प्रोसीडिंग्स में, फिर वो सिविल प्रोसीडिंग्स हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो, कोई भी प्रोसीडिंग हो जिसमें कि उस पर्सन की डेथ क्वेश्चन में आती है, तो डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगा। तो बेसिकली सेक्शन में सिर्फ 2 एसेंशियल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले,
जो डिसीज्ड पर्सन का स्टेटमेंट है वो रिलेट होना चाहिए उनकी खुद की डेथ से। अगर उनका स्टेटमेंट किसी दूसरे पर्सन की डेथ का कॉज एक्सप्लेन कर रहा है तो फिर वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में एडमिसिबल नहीं होगा। सेकेंड एसेंस इसका आता है कि जिसने स्टेटमेंट किया है उसको डेथ का एक्सपेक्टेशन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिलेट करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन से, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले इसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो ये रिटन हो सकता है, वर्बल या ओरल हो सकता है, और कंडक्ट या फिर साइंस के थ्रू भी हो सकता है। इसमें केस था क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का। इसमें क्या हुआ था, एक लेडी थी, उनका थ्रोट काट दिया गया था। जब उनसे पूछा कि ऐसा किसने किया तो वो बोल तो पा नहीं रही थी, तो इसलिए उन्होंने एक इशारे से इंडिकेट कर दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा किया है मेरे साथ, तो उसे रेलेवेंट माना गया है एज डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिटन, ओरल और ऑल्सो बाय कंडक्ट और साइंस। इसे रिकॉर्ड कौन कर सकता है, तो जनरली ऐसा नोशन है कि सिर्फ मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर सिर्फ पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं या फिर डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन को कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से उस डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी का क्वेश्चन अराइज होता है। अगर डाइंग डिक्लेरेशन मैजिस्ट्रेट ने खुद रिकॉर्ड किया है तो उसकी रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर पुलिस ऑफिसर ने किया है तो शायद थोड़ी कम हो जाए, और अगर किसी थर्ड पर्सन ने किया है तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है। हमें उसे सपोर्ट करना पड़ता है विद अदर कोरोबोरेटिव एंड सपोर्टिव एविडेंस। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी पर्सन। अब हम बात करते हैं इसके एविडेंशियल वैल्यू की। इसकी एविडेंशियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही हम कन्विक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे पास और कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन ही है, डिसीज का स्टेटमेंट भी ही है, तो भी सिर्फ उस सोल बेसिस पर ही कन्विक्शन हो सकता है, अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन हमें लगता है कि ट्रू है, रिलायबल है और वॉलंटरी है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो उसको कोरोबोरेट करके सपोर्ट एविडेंसेस के साथ में प्रूव करके उसकी बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है। यहाँ पे बात ये आती है कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, उस पर इतना डिपेंडेंसी क्यों रखते हैं। तो ऐसा प्रिजम्पशन है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्सन मरने से पहले झूठ नहीं बोलता। उसके पास अब कोई रीज़न नहीं है, उसके पास कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि वो झूठ बोले, वो मर रहा है, उसे झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा प्रिजम्पशन है, ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्सन मरने से पहले झूठ बोल के नहीं जाता। इसमें एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पर्सन ने स्टेटमेंट तो करा लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल ये है ए, इन पे बहुत ही जानलेवा हमला हुआ और इन्हें लग रहा था कि ये मर जाएंगे। इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया लेकिन बाद में ये बच गए और ये मरे नहीं। तो क्या इनका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है? जी नहीं, इनका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1, लेकिन वो एक नॉर्मल एविडेंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जिसे हम एक्स्ट्रा एविडेंस लाके कोरोबोरेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है क्योंकि इनकी डेथ नहीं हुई। और डीडी क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जो कि डेथ के कॉज से रिलेटेड है। अब जब डेथ ही नहीं हुई है तो उसका कॉज का क्या फ़ायदा, इसलिए उस स्टेटमेंट को हम एक नॉर्मल एविडेंस की तरह ट्रीट करेंगे और उसे कोरोबोरेट करेंगे विद अदर सपोर्टिव एविडेंसेस। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो डिजीज पर्सन है, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो वो एक फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल वो कॉन्शियस हैं या फिर उन्हें ये समझ में आ रहा है कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, वो उस चीज़ को समझने के केपेबल हैं। और अगर ऐसा प्रूव होता है कि वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे तो उनका डाइंग डिक्लेरेशन इज़ नॉट वेरी रिलायबल। उस पर हम रिलायंस प्लेस नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे कन्विक्शन कर पाना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको इम्पीच किया जाए, यानी कि वो अनरिलायबल है और वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ऐसे केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट उसके बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल जो डिजीज के स्टेटमेंट्स है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले उन्होंने कहा कि मुझे ए ने मारा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे बी ने मारा, तो यहाँ पे उनके स्टेटमेंट ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें कोरोबोरेटिव और सपोर्टिव एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर अगर डाइंग डिक्लेरेशन किसी कंपल्शन में किया गया है, कोई उन्हें प्रेशराइज कर रहा है कि ऐसा ऐसा बोलो, तो उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी वॉलंटरी और कंपल्शन में दिया हुआ डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं होगा।
तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स रिलेटेड टू सेक्शन 32 क्लॉज 1 दैट इज डाइन डिक्लेरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस सेक्शन के बाकी क्लॉजेस हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो ताकि आप उन्हें मिस ना कर दें इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।